Good morning, dear students. I am your SS teacher, and today we are going to start our last chapter in civics, chapter 10 of class 7, and the chapter name is Struggles for Equality. Now, we have seen many stories of equality in previous chapters, that how equality works and how equality exists in India. In this chapter, we will also learn about some issues that is related to equality and how people struggle for equality. Struggles for equality. In this book, you have read about people like Kanta, the Ansaris, Melanie and Swapna. ये सारे जो कैरेक्टर्स है वो हम आगे के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि इनके साथ क्या क्या हुआ या इनके साथ कौन सी स्टोरीज जुड़ी हुई है. The thread that connects all of these lives is that they have been treated unequally. ये सारी स्टोरीज, ये सारे कैरेक्टर्स के बारे में हमने देखा था क्योंकि उनकी जो स्टोरीज है वो इनइक्वालिटी के साथ कनेक्टेड है. इनके साथ जो बिहेवियर हुआ था, इनके साथ जो व्यवहार हुआ था वो कहीं ना कहीं अनइक्वल था. What do people do when they face such inequalities? लोगों को जब ऐसी inequalities फेस करनी पड़ती है तब लोग क्या करते हैं. History is full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. आगे हिस्ट्री मतलब बहुत से ऐसी स्टोरीज हम देख चुके हैं कि जिसके अंदर लोगों ने इक्वलिटी के लिए फाइट की है और अपने जस्टिस के लिए लड़ा है. डू यू रिकॉल द स्टोरी ऑफ रोज़ा पार्क्स इन चैप्टर 1 के अंदर हमने रोज़ा पार्क्स की जो स्टोरी देखी थी उसमें उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया था. डू यू रिमेंबर द फोटो ऐसे ऑन द वुमेन्स मूवमेंट इन चैप्टर 5. चैप्टर 5 में हमने जो इनइक्वलिटी की कहानी देखी. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ द वेज इन विच पीपल हैव स्ट्रगल्ड अगेंस्ट इनइक्वलिटी. और ये चैप्टर में भी हम ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे कि जिसमें लोगों ने अपनी इक्वलिटी, जस्टिस के लिए फाइट किया एंड हाउ दे केम आउट फ्रॉम दैट. In our country also people are fighting against this type of inequalities, the behavior which they are facing from other people and also from government. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and the states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste or whether they are rich or poor. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसके अंदर लिखा गया है कि इंडिया का कोई भी सिटीजन उनके रिलीजन, उनके कास्ट या गरीब और अमीर के बेस पे उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. All adults in India have the equal right to vote during election and this power over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. इंडिया के हर एक सिटीजन को इक्वली वोट देने का अधिकार है, राइट है, जो हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अंदर देख चुके हैं. But this feeling of equality that the ballot box provides because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's lives. लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा राइट, एक ही ऐसा अधिकार, उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया का जो हर एक सिटीजन है उसके साथ इक्वल बिहेवियर किया जाता है. एज यू हैव रीड द इंक्रीजिंग privatization of health services and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakeem Sheikh and Aman to get good quality health care. जो प्राइवेटाइजेशन है यानी कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है या प्राइवेट फैसिलिटीज़ है उनका दिन ब दिन बढ़ते रहना, उसकी वजह से किन लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो है गरीब लोग कि जो ये हाई एक्सपेंस फैसिलिटीज़ या हॉस्पिटलाइजेशन अफोर्ड नहीं कर सकते. दीज पीपल डू नॉट हैव द रिसोर्सेज टू अफोर्ड एक्सपेंसिव प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज. इन लोगों के पास इतना अमाउंट या इतने पैसे नहीं होते कि ये एक्सपेंसिव, इतनी महंगी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज अफोर्ड कर सके. एनी हाउ दे हैव टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स.
And similarly, the man who sells juice does not have the resources to compete with all of the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. इसी तरह के जो एक कॉमन इंसान जो जूस बेचता है वो दूसरे ऐसे शॉप्स के साथ या ऐसी कंपनीज के साथ कंपटीशन नहीं कर सकता कि जो ब्रांडेड ड्रिंक्स ब्रांडेड बेवरेजेस सेल करते हैं या तो फिर उनकी एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं. Swapna does not have sufficient resources to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि स्वप्ना जो एक स्मॉल ट्रेडर थी उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे, उसकी वजह से उसको लोन लेना पड़ा. दिस फोर्सेज हर टू सेल हर कॉटन एट अ लोअर प्राइस, और उसकी वजह से उसको जो उसका कॉटन था वो बहुत ही कम दाम में बेचना पड़ा. Melanie, like the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resources to set up something on her own. मेलानी के जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी उसके बारे में हमने देखा है कि उसको हर एक टाइम पे हर एक मोमेंट पे इंसल्ट फेस करनी पड़ती है क्योंकि उसके पास अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे. Poverty and the lack of resources continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. इस बेस पे हम कह सकते हैं poverty यानी जिन लोगों के पास पैसे नहीं हैं, sufficient resources नहीं हैं, उनको कहीं ना कहीं ये humiliation face करना पड़ता है. और इंडिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनके साथ इसकी वजह से poverty की वजह से unequal behavior unequal व्यवहार किया जाता है. On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resources. In fact, despite having the money to pay the required rent, they were not able to find an apartment for over a month. हमने देखा कि नॉट बिकॉज ऑफ पोवर्टी, सिर्फ गरीबी की वजह से नहीं, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस की वजह से भी लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल जो अंसारिस की कहानी हमने देखी थी, वो अंसारिस के पास सफिशिएंट इनफ अमाउंट थी, इनफ रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी उनको ये ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ा. क्यों? इनफैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ. उनके पास पैसे थे रेंट चुकाने के लिए, लेकिन फिर भी उसकी वजह से उनको अपार्टमेंट नहीं मिल पाया. क्यों? ये जो डिस्क्रिमिनेशन था वो था कास्ट की बेस पे. पीपल वर रिलक्टेंट टू लीज देम एन अपार्टमेंट बिकॉज ऑफ देयर religion. Similarly, the main reason that the teachers forced Om Prakash Valmiki to sweep the schoolyard was because he was दलित. उसके अलावा हमने जो ओम प्रकाश वाल्मीकि का एग्जाम्पल देखा था उसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि को पूरी स्कूल स्वीप करनी थी. क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट के बेस पे, क्योंकि वो दलित थे. यू हैव ऑल्सो रीड दैट द वर्क वीमेन डू इज ऑफन कंसिडर्ड ऑफ लेस वैल्यू देन दैट डन बाय द मैन. जो काम या जो वर्क विमेन करती है उसकी कम वैल्यू होती है किसके कंपैरिजन में, जो काम मैन करते हैं. ऑल ऑफ दीज पर्सन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरीली बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर विमेन. इन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? प्राइमरीली उनके सोशल या कल्चरल बैकग्राउंड की वजह से, और इस वजह से भी कि वो विमेन है. डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन्स रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया. ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीब और अमीर, इसके अलावा भी जो पर्सन कॉमन इंसान का जो रिलीजन है, कास्ट है एंड सेक्स, इसके बेस पे भी उनके साथ अनइक्वल व्यवहार किया जाता है. दे आर ट्रीटेड अनइक्वली. Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. इसकी वजह से जो डिग्निटी है, डिग्निटी यानी उनका आत्मसम्मान, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ग्रुप्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सामने फाइट करते हैं डिफरेंट वेज में टू आइडेंटिफाई वेयर वन एस्पेक्ट ऑफ इनइक्वलिटी एंड्स एंड द अदर बिगिंस. और इसकी वजह से ऐसा होता है कि जो इनइक्वलिटी का एक एस्पेक्ट है, एक फैक्टर है, वो ख़त्म हो जाता है तो दूसरा शुरू हो जाता है. As you have read, दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स. हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स के जो दलित, आदिवासी और मुस्लिम गर्ल्स हैं वो
बीच में से स्कूल छोड़ते थे, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर्स। दिस इज अ कंबाइंड आउटकम ऑफ पॉवर्टी। और इसके पीछे क्या रीजंस रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पॉवर्टी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज फॉर दिस कम्युनिटी। इसके पीछे जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसमें ऐसा भी होता है या तो उनके पास एक्सपेंस यानी पैसे नहीं होते कि वो अच्छा क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सके, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़। इन समाज में, इन कम्युनिटीज़ में ऐसा भी होता है कि कहीं ना कहीं जो क्वालिटी स्कूल्स होती है वो नहीं होती है। नाउ सी द मेन टॉपिक ऑफ द चैप्टर, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। Throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. पूरे वर्ल्ड में हम देखिए कोई कम्युनिटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर देखिए, विलेज, सिटी या टाउन में हमें कुछ ग्रुप्स या कुछ लोग ऐसे देखने मिलेंगे जो वेल नोन है। किसकी वजह से? उन्होंने अपनी डिग्निटी के लिए फाइट किया है, इक्वलिटी के लिए फाइट किया है। दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड। ये लोग अपने जो उनके साथ जो इनइक्वल व्यवहार किया गया है, बिहेवियर किया गया है, उसके सामने खड़े रहे हैं या तो उनके सामने फाइट किया है। अपना जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके सामने इन्होंने आंसर दिया है। और they may be well respected because they treat all persons with dignity and are therefore trusted and called upon to resolve issues in the community. इनको कम्युनिटी यानी समाज के अंदर बहुत रिस्पेक्ट दी जाती है। क्यों? क्योंकि ये सारे लोगों को, सारे पर्सन्स को इक्वल मानते हैं, उनकी डिग्निटी की रिस्पेक्ट करते हैं और इसकी वजह से लोग इन पे भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं और उनको कोई भी कम्युनिटी का कोई भी इश्यू होता है वो रिजॉल्व, उसका कोई भी सॉल्यूशन लाने के लिए लोग उन पे भरोसा कर सकते हैं। Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issues of inequality. इन सब में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, मोर वाइडली रिकॉग्नाइज, उनको लोग वाइडली पहचानते हैं क्योंकि उनको दूसरे जो लोग हैं कि जो उनको सपोर्ट करते हैं, लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा मात्रा में लोगों ने इनको सपोर्ट किया है या तो फिर एक संगठन बना के इन्होंने कोई भी इनइक्वालिटी का पर्टिकुलर इश्यू सॉल्व किया है। इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। इंडिया के अंदर ऐसे बहुत सी स्ट्रगल्स है कि जो वेल नोन है, जो लोगों को पता है कि जिसमें बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये इश्यूज़ का सॉल्यूशन लाने के लिए फाइट किया है। In chapter 5, you read about the methods used by the women movement to raise issues of equality. Chapter 5 में भी ऐसी स्टोरीज है जो विमेन की मूवमेंट चली थी कि जिसमें विमेन ने उनके राइट के लिए, उनके हकों के लिए लड़ा है। The तवा मत्स्य संघ in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. मध्य प्रदेश के अंदर जो तवा मत्स्य संघ एक संगठन है, TMS शॉर्ट फॉर्म में अगर हम कहें तो, एक ऐसा ही एग्जाम्पल है कि जिसमें लोगों ने साथ मिलकर कोई भी इशू के लिए फाइट किया है। There are many such struggles such as those among BD workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers and each group is struggling for justice in its own way. इसके अलावा भी ऐसे बहुत से ग्रुप्स है, कम्युनिटीज़ है जैसे बीडी वर्कर्स या फिशर फॉक, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, स्लम ड्वेलर्स जो लोग स्लम में रहते हैं, एंड ईच ग्रुप इज स्ट्रगलिंग फॉर जस्टिस। हर एक जो ग्रुप है, हर एक इंसान है, वो अपने तरीके से इन सब इनइक्वालिटी के सामने स्ट्रगल करने की कोशिश कर रहा है। There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. और इसकी वजह से कोऑपरेटिव्स यानी लोगों ने मिलके यूनाइट होके, एक होके जो संगठन बनाए हैं जिसकी वजह से उनका जो कंट्रोल था वो ज़्यादा, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उसका प्रभाव बढ़ा है, जिसकी वजह से वो किसी भी इश्यूज़ के सामने लड़ सकते हैं। तवा मत्स्य संघ एक ऐसा ही संगठन है। When dams are built or forest areas declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. जब डैम्स बिल्ट हुए या तो जो फॉरेस्ट एरियाज़ है उनको एनिमल्स के लिए सेंचुरीज डिक्लेयर किया गया,
ऐसे बहुत से लोग के जिनको वहाँ से वो एरियाज जहाँ पे वो रहते थे वो छोड़कर जाना पड़ा। होल विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स। पूरे पूरे जो विलेजेस थे उनको अपरूट किया गया और लोगों को फोर्स किया गया कि वो कहीं और जाके नए घर बनाएं, स्टार्ट न्यू लाइव्स एल्सवेयर। मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर, और इस सब में से बहुत से लोग पुअर हैं, गरीब हैं। इन अर्बन एरियाज टू, यहाँ हम रूरल और अर्बन दोनों एरियाज़ की बात कर रहे हैं। जैसे अर्बन एरियाज़ के अंदर भी बस्तीज होती है, स्लम्स, इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। अर्बन एरियाज़ के अंदर भी ऐसे स्लम्स को खाली करवाया जाता है। सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी, और कभी कभी इन लोगों को सिटी के बाहर जगह दी जाती है। देयर वर्क एज वेल एज देयर चिल्ड्रन स्कूलिंग इज सेवरली डिस्ट्रक्टेड, और इस वजह से उनका जो रोज़ बरोज़ का काम होता है जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत कमाते हैं, या तो उनके बच्चे जो नज़दीक की स्कूलों में जाते हैं ये डिसरप्ट होता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी टू दिस लोकेशंस। उनको जो ऐसी जगह दी जाती है कि जहाँ से स्कूल भी बहुत दूर होती है, या उनके जो वर्क करने की जगह होती है वो भी बहुत दूर होते हैं। इसकी वजह से इन लोगों के साथ बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है। This displacement of people and communities is a problem that has become quite widespread in our country। और इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हमारी कंट्री के अंदर बहुत फैला हुआ है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस, और लोग कभी कभी इन इश्यूज़ के सामने या इन प्रॉब्लम के सामने फाइट भी उन्होंने किया है, उन्होंने लड़ा है। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड, और कंट्री के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि जो इन लोगों के हकों के लिए, राइट्स के लिए लड़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ, a federation of fisher workers cooperatives and organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the सातपुरा फॉरेस्ट इन मध्य प्रदेश। और जो तवा मत्स्य संघ है वो एक ऐसा ही संगठन है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स है सातपुरा फॉरेस्ट के मध्य प्रदेश के अंदर उनके राइट्स के लिए लड़ रहा है। तवा मत्स्य संघ TMS के जो फेडरेशन है फिशर वर्कर्स का, उनका जो कोऑपरेटिव्स है पूरा, ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, द तवा फ्लोज थ्रू बैतुल। अब मेन छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से महादेव हिल्स में से बैतूल से होकर जो तवा रिवर गुजरती है, इट फ्लोज थ्रू बैतूल बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। होशंगाबाद में नर्मदा को ज्वाइन करने से पहले द तवा डैम बिगेन टू बिल्ट इन 1958। जो तवा डैम है वो उसके बिल्ट होने की शुरुआत 1958 में हुई थी एंड वॉज कम्प्लीटेड इन 1978। उसका जो पूरा कंस्ट्रक्शन का काम था वो इतने टाइम में पूरा हुआ। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। इसके अंदर जो आसपास के बड़े बड़े फॉरेस्ट एरियाज थे और जो एग्रीकल्चरल ज़मीन थी वो इसके अंदर मर्ज हुई। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विथ नथिंग, और यहाँ से जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे वो उनके साथ कुछ भी ना लेके यहाँ से निकले। Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found the livelihood in fishing. They earned very little. इनमें से कुछ लोग जो थे वो रिजर्वर के पास सेटल हुए, या कुछ लोग उनका जो छोटा सा फार्म था जिससे उनका लाइवलीहुड चल सकता था वहाँ पे सेटल हुए। दे अर्न वेरी लिटल, और उसमें से उनका जो अर्निंग होता था वो बहुत कम होता था। A dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. यहाँ पे डैम बिल्ड किया गया है। दिस फॉर्म्स अ रिजर्वर एंड एज द वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्जेस वास्ट एरियाज ऑफ लैंड, और इसकी वजह से जो ज़मीन के आसपास के बड़े बड़े एरियाज थे वो इसमें मर्ज हुए। दिस इज बिकॉज द वॉल ऑफ द डैम अक्रॉस द रिवर इज हाई एंड द वाटर स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि जो ये डैम बिल्ड हुआ था उसकी जो वॉल्स थी बहुत ही हाई थी और इसके आसपास के एरियाज के अंदर भी वाटर स्प्रेड होता था। दिस इज अ फोटो ऑफ द सबमर्जेंस कोस्ड बाय द तहरी डैम इन उत्तराखंड, और उत्तराखंड के अंदर जो तहरी डैम उसका सबमर्जेंस हुआ उसकी ये फोटो है। द ओल्ड तहरी टाउन एंड 100 विलेजेस सम टोटली एंड सम पार्शियली। जो पुराना तहरी टाउन था और इसके आसपास के पूरे 100 विलेजेस, कुछ पूरे या कुछ थोड़े पार्शियली, वर सबमर्ज्ड बाय दिस डैम। इस डैम के बिल्ट होने की वजह से ये सारे विलेजेस और इसके आसपास के एरियाज मर्ज हुए।
नियरली 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड, अबाउट जो 1 लाख पीपल थे वो डिस्प्लेस्ड हुए। और आप समझ सकते हो कि लोगों के डिस्प्लेस होने की वजह से या तो उनके साथ उनका जो पूरा लाइवलीहुड होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। Now in 1994 the government gave the rights for fishing in the Tawa reservoir to private contractors। अब गवर्नमेंट ने 1994 में जो फिशिंग राइट्स थे वो कुछ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रोव द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। अब इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया कि यहाँ के जो लोकल पीपल थे उनको भगा दिया और इसके बदले में बाहर से बहुत ही सस्ते दाम पे चीप लेबर्स लाए। द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगन टू थ्रेटन द विलेजर्स, और जो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने जो विलेज के लोग थे उनको धमकी देनी शुरू कर दी। हु डिड नॉट वांट टू लीव बाय ब्रिंगिंग इन हुडलूम्स, और जो लोग जाना नहीं चाहते थे उनको हुडलूम्स लाके इनको यहाँ से निकलवा दिया गया। द विलेजेस स्टूड यूनाइटेड एंड डिसाइडेड दैट इट वाज टाइम टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, और इस वजह से जो विलेजर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि ये एक संगठन बनाने का या तो एक होने का टाइम है। एंड डू समथिंग टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और उनके जो राइट्स है उनके जो हक है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। द न्यूली फॉर्म तवा मत्स्य संघ, सो इसकी वजह से ये फेडरेशन बना TMS यानी तवा मत्स्य संघ। ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड चक्का जाम यानी जो रोड ब्लॉकेज होते हैं वो, डिमांडिंग द राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब इन लोगों ने क्या किया, एक यूनाइटेड होके संगठन बना के इन लोगों ने रोड ब्लॉकेट किए, चक्का जाम किया या तो फिर रैलीज निकाली उनके जो राइट्स थे उसको बचाने के लिए। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू एसेस द इश्यू, और इनके जो प्रोटेस्ट थी उनको उसका इश्यू सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमिटी बिठाई। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट्स बी ग्रांटेड टू द विलेजेस फॉर देयर लाइवलीहुड, और इस कमिटी में ये डिसाइड किया गया कि जो फिशिंग राइट्स है तवा डैम पे वो वहाँ के लोकल विलेजर्स को दिए जाए कि जिसकी वजह से वो अपना लाइवलीहुड चला सके। You can also see the picture of the protest. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing right for the reservoir. अब क्या किया कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट थी उन्होंने ये प्रोटेस्ट को देखने के बाद जो फिशिंग राइट्स थे वो यहाँ के लोकल लोगों को, लोकल विलेजर्स को दिए। अ 5-year लीज अग्रीमेंट वॉज साइन 2 months लेटर, 2 मंथ के बाद उनका जो 5 साल का अग्रीमेंट था वो साइन किया गया। ऑन January 2nd, 1997 पीपल फ्रॉम 33 विलेजेस ऑफ तवा स्टार्टेड द न्यू ईयर विद द फर्स्ट कैच, और इसी के साथ प्रोटेस्ट के बाद उनकी जीत हुई और 1997 में 2 जनवरी में जो आसपास के 33 विलेजेस थे तवा के, उन्होंने अपना नया साल पहले कैच यानी जो फिशिंग था उनके साथ उन्होंने शुरू किया। नाउ विद द TMS टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स वर एबल टू इंक्रीज देयर अर्निंग सब्सटेंशियली। अब इसकी वजह से इनका जो अर्निंग था वो भी बढ़ने लगा। ये सब क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने जो राइट्स थे, अपने जो अधिकार थे उसके लिए फाइट किया। दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would get a good price. अब इन्होंने एक जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी थी वो सेट की, क्योंकि वो ये जो फिशेस है उनका जो काम है ये फिशेस दूसरे मार्केट्स के अंदर जाके वो अपना जो कैश है वो सेल कर सकते हैं और उसकी वजह से उनको सामने एक अच्छी प्राइस, अच्छे दाम मिल सकते हैं। दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। अब ये लोग जो पहले कमाते थे उससे कई ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा इनका अर्निंग होने लगा। द TMS has also begun giving the fish workers loans for repair and the buying of new nets। और अब जो TMS फेडरेशन है वो यहाँ के फिश वर्कर्स हैं उनको लोन देता है। किस लिए लोन देता है? उनकी जो नेट्स है फिश पकड़ने की वो नई खरीद सके या तो फिर उसको रिपेयर करवा सके। By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood, they can be good managers.
ये जो एग्जाम्पल है TMS का, उसके ऊपर से हम देख सकते हैं कि जब लोगों का अपना ऑर्गेनाइजेशन बनता है, अपना एक फेडरेशन बनता है, या तो वो अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो वो अच्छे मैनेजर्स, यानी हर चीज़ वो इक्वली चला सकते हैं, या तो उनको दूसरे लोगों के कंपैरिजन में इक्वल राइट्स मिल सकते हैं। नाउ सी एडेप्टेशन ऑफ अ सॉन्ग रिटन एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन बाय विनय महाजन। विनय महाजन के द्वारा जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया, उसका हिस्सा ये एक सॉन्ग है, द राइट टू नो, उसका टाइटल दिया गया है। यू कैन सी दिस पिक्चर, क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू मेक एनी फेडरेशन और टू यूनाइट अगेंस्ट एनी इश्यूज, because some people also use their pen to write anything about that issues or to get their equality. While some join protest movement to fight inequality, others might use their pen or their voice or their ability to dance to draw attention to issues of inequality. हमने जो फेडरेशन देखा, उसके अलावा ऐसे भी कुछ वेज है, कुछ रास्ते हैं कि जिसको अपना के इनइक्वालिटी को हटा सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, या तो कुछ लिखा जा सकता है उस इश्यूज़ के अगेंस्ट, या तो फिर आवाज़ उठाई जा सकती है, या तो फिर डांस या कोई भी प्रदर्शन करके वो इश्यूज़ के सामने फाइट की जा सकती है। राइटर्स, सिंगर्स, डांसर्स एंड आर्टिस्ट हैव ऑल्सो बीन वेरी एक्टिव इन द फाइट अगेंस्ट इनइक्वालिटी। लोगों के एक फेडरेशन के अलावा भी जो राइटर्स होते हैं, जो लिख सकते हैं अच्छा कुछ आर्टिकल्स या वगैरह, सिंगर्स होते हैं, डांसर्स और आर्टिस्ट, ये भी बहुत एक्टिव होते हैं कोई भी इनइक्वालिटी के इश्यूज़ के सामने फाइट करने के लिए। Often poems, songs and stories can also inspire us and make us believe strongly in an issue and influence our efforts to correct the situation. कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ सॉन्ग्स या पोएम्स या कहानियाँ होती है कि जिसकी वजह से हम या लोग इंस्पायर होके उस इश्यूज़ के सामने आवाज़ उठा सकते हैं, या तो वो सिचुएशन को बदल सकते हैं। एक ऐसा ही सिमिलर जो सॉन्ग या पोएम हम यहाँ पे देख सकते हैं, द राइट टू नो। माई ड्रीम्स हैव द राइट टू नो वाई फॉर सेंचुरीज दे हैव बीन ब्रेकिंग, यानी कि मेरे सपनों को भी पूरा होने का अधिकार है, बहुत ही टाइम से, बहुत ही सदियों से इनको तोड़ा जा रहा है। वाई डोंट दे एवर कम ट्रू, ये कभी सच क्यों नहीं होते। माई हैंड्स हैव द राइट टू नो वाई डू दे रिमेन विदाउट वर्क ऑल अलोंग, वाई डू दे हैव नथिंग टू डू। मेरे हाथों में भी ये करेज है या हिम्मत है कोई भी काम कर सके, तो इनके पास कुछ करने के लिए क्यों नहीं है। माई फीट हैव द राइट टू नो वाई फ्रॉम विलेज टू विलेज दे वॉक ऑन देयर ओन, मेरे पैरों को भी ये जानने का अधिकार है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का अधिकार है, तो उनके लिए ये फैसिलिटीज़ बस, यानी कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल अभी तक क्यों नहीं है। My hunger has the right to know why grain roots in godowns, while I don't even get a fistful of rice. मेरी भूख को भी पूरा होने का अधिकार है, जबकि उसके सामने ऐसे कितने ग्रेन्स होते हैं, कितने अनाज होते हैं कि जो गोडाउन्स के अंदर सड़ रहे होते हैं। My old mother has the right to know why are there no medicines. मेरी माँ को भी ये अधिकार है जानने का कि उनके पास कुछ मेडिसिन नहीं है, नीडल्स, डिस्पेंसरीज और बैंडेज, यानी कि उनके पास प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। माई चिल्ड्रन हैव द राइट टू नो वाई डू दे लेबर डे एंड नाइट, वाई इज़ देयर नो स्कूल्स इन साइट। मेरे बच्चों को भी ये जानने का अधिकार है कि जहाँ पे स्कूल जाने की एज है वहाँ पे उनको लेबर वर्क करना पड़ता है। तो ये जो पोएम है बहुत ही अच्छी है। हमने देखा कि इसके हर एक वर्ड्स के अंदर कुछ ना कुछ कहा गया है, यानी कि इंडिया के हर एक पर्सन को ये इक्वल राइट होना चाहिए कि वो दूसरे लोगों की तरह, जो पुअर या रिच का जो डिफरेंस है वो निकल जाए। हर एक इंसान को अधिकार होना चाहिए कि वो एक वेल्दी लाइफ जी सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। आप सब जानते हो कि इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, उसके अंदर ये है कि जो इंडिया के हर एक सिटीजन, इंडिया का हर एक पर्सन के पास इक्वल राइट्स है। So the foundation of all the movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality is the recognition that all people are equal. हमने यानी कि कोई भी फाउंडेशन है, कोई भी फेडरेशन है, कोऑपरेटिव्स है, उसके
आधार पे या तो जो सॉन्ग्स या पोएम्स इक्वलिटी के लिए लिखी गई उसके बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर सारे पीपल इक्वल हैं। एज यू नो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन recognizes the equality of all persons. Movements and struggles for equality in India continuously refer to the Indian Constitution to make their point about the equality and justice for all. जो इंडिया के अंदर इक्वलिटी के लिए मूवमेंट्स होती है उसके अंदर ये इसकी वजह से ये पॉइंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि जो सारे लोगों के लिए जस्टिस सेम होना चाहिए। द फिश वर्कर्स इन तवा मत्स्य संघ होप दैट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल बिकम अ रियलिटी थ्रू देयर पार्टिसिपेशन इन दिस मूवमेंट। उन्होंने जो फेडरेशन बनाया या तो उन्होंने अपने राइट्स के लिए लड़ा, उसकी वजह से ये श्योर हुआ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रियलिटी बना। उनके जो मूवमेंट थी उसमें उनके पार्टिसिपेशन की वजह से उनको उनके हक वापस मिले। बाय कॉन्स्टेंटली रिफरिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दे यूज इट एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है एक लिविंग डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल समथिंग दैट हैज़ रियल मीनिंग इन आवर लाइव्स, यानी कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा पॉइंट के जिसका हमारी लाइफ में एक मीनिंग है, एक रियल मीनिंग है। In a democracy, there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. और इंडिया के अंदर भी ऐसे बहुत से इंडिविजुअल्स या कम्युनिटीज़ रही है कि जिन्होंने इक्वलिटी या डेमोक्रेसी का जो मीनिंग है उसको एक्सपांड करने की, उसको एक ग्रेटर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, या तो इक्वलिटी को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की है और नए मुद्दों के साथ में, या तो फिर न्यू इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। एज यू नो ओवर 1500 पर्सन अटेंडेड अ पब्लिक हियरिंग इन लखनऊ इन 2001 टू प्रोटेस्ट वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। लखनऊ के अंदर अराउंड 1500 लोगों ने ये पब्लिक जो हियरिंग थी उसके अंदर पार्टिसिपेशन किया, जो विमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है उसका इशू सॉल्व करने के लिए। ओवर 15 केसेस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वर heard by a jury of eminent women who played the role of judges. This people's jury helped highlight the lack of support in the legal system for women who seek justice in such cases. और यहाँ पे विमेन की एक जूरी भी बिठाई गई कि जिन्होंने ये सारे इश्यूज सुने और इसके ऊपर जस्टिस लाने का एक फैसला किया, एक डिसीजन किया। एंड इश्यूज ऑफ इक्वलिटी आर सेंट्रल टूवर्ड डेमोक्रेसी। जो इक्वलिटी के इश्यूज है वो डेमोक्रेसी में एक सेंटर बन चुके हैं। इन दिस बुक वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट इश्यूज दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी। और सिविक्स के अंदर हमने जितने भी चैप्टर देखे इक्वलिटी के बारे में, उसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी के अंदर जो इक्वलिटी का इशू है वो एक मेजर इशू है। दिस एज यू हैव रीड इंक्लूड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज इन द कंट्री। और उसके अंदर जो कंट्री में हेल्थ सर्विसेज का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, द इंक्रीजिंग कंट्रोल दैट बिजनेस हाउसेज एक्सर्ट ऑन द मीडिया के ऊपर जो बिजनेस हाउस, बड़े बिजनेस हाउसेस का जो कंट्रोल होता है वो, उसके अलावा द लो वैल्यू गिवन टू वुमेन एंड देयर वर्क। मैन की कंपैरिजन में जो वुमेन काम करती है उनको लेस वैल्यू, उनको कम वैल्यू दी जाती है। एंड द लो अर्निंग्स मेड बाय स्मॉल फार्मर्स हु ग्रो कॉटन। जो स्वप्ना का हमने एग्जाम्पल देखा था कि रिसोर्सेज कम होने की वजह से उसको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। दिस इश्यूज सब्सटेंशियली अफेक्ट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड देयरफॉर कंसर्न इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी इन द कंट्री। और ये सारे इश्यूज मोस्ट ऑफ हम देख चुके हैं कि पुअर लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से समाज के अंदर या कंट्री के अंदर सोशल इक्वलिटीज़ के प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। दिस इज़ द कोर ऑफ द स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर ये सबसे बड़ा, सबसे मेजर पॉइंट है या मेजर इश्यूज हम कह सकते हैं। द डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन ओनली बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडेक्वेट रिसोर्सेज टू सपोर्ट एंड नर्चर देयर फैमिलीज एंड इफ दे आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। कोई भी नॉर्मल पर्सन की, कोई भी आम आदमी की डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट तब रियलाइज होती है जब उसको दूसरों की कंपैरिजन में एडेक्वेट रिसोर्सेज मिले या सपोर्ट मिले कि जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को नर्चर कर सके, उनको पूरी चीज़ें दे सके।
उनके साथ इक्वल व्यवहार कर सके और उनकी फैमिली के साथ या उन लोगों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। यानी कि हर एक लोगों के कंपैरिजन में डेमोक्रेसी में ये कहा जाता है कि सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, तभी इन ओरिजिन द इक्वलिटी एग्जिस्ट। सो our chapter is completed here. Read and revise it once again. Thank you.